नमस्ते। द यान बाजार स्टोरीज के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक गाड़िया एंड आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ द यान बाजार। आज के एपिसोड में हमारे साथ है एक आर्मी वेटरन जिन्होंने तकरीबन 30 से 35 साल इंडियन आर्मी में सर्व किए हैं। ही रिटायर्ड एज अ मेजर जनरल एंड हैज वन सेवरल मेडल्स। आप सोच रहे होंगे कि आप एक एक्स आर्मी ऑफिसर क्यों क्यों सुने, तो इन्होंने अपने रिटायरमेंट के बाद एक टेक्सटाइल कंपनी ज्वाइन की है एज अ सीईओ। ये एक यान मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिन्हें हम एसवीपी के नाम से जानते हैं। कंपनी का नाम वैसे है श्री वल्लभ पीटी टेक्सटाइल्स और एसवीपी ग्लोबल वेंचर्स, एंड इनका नाम है मेजर जनरल ओपी गुलिया। तो आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इन्होंने हमारे साथ काफ़ी दिलचस्प स्टोरीज शेयर किए हैं जिनमें आर्मी स्टोरीज है, वॉर स्टोरीज है, कैसे आर्मी लर्निंग्स कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लागू होती है एंड मेनी मोर। मुझे पर्सनली हमेशा लगता था कि मिलिट्री ऑफिसर्स कैन मेक सम ऑफ द बेस्ट कॉर्पोरेट लीडर्स इन द वर्ल्ड, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि एक टेक्सटाइल कंपनी ने इसकी शुरुआत की है। आई एम ऑनर्ड, एब्सोल्युटली ऑनर्ड टू वेलकम मेजर जनरल ओपी गुलिया ऑन आवर पॉडकास्ट। तो आइए जानते हैं इनसे इनकी आर्मी एंड टेक्सटाइल जर्नी के बारे में। एंड स्पॉइलर अलर्ट, काफ़ी इंसाइट्स मिलने वाले हैं, सो स्टे ट्यून फॉर द एंटायर पॉडकास्ट। Thank you so much, sir, for agreeing to do this. Before we start ना, आपसे समझना था आपके बैकग्राउंड के बारे में। तो आप अगर अपने लिसनर्स को आपके बारे में, आपके बैकग्राउंड और आपकी जर्नी के बारे में कुछ बता पाए तो अच्छा रहेगा। यस प्रतीक, मेरी बैकग्राउंड एक बहुत ही हम्बल परिवार से और हम्बल बैकग्राउंड से शुरू हुई। मैं हरियाणा के एक गांव में अपना स्कूलिंग शुरू किया और अपनी 10th की कक्षा गांव के स्कूल से ही पास किया। जब तक 10th में थे तब तक गांव में बिजली भी नहीं होती थी। उसके बाद कॉलेज गांव के पास नहीं होता था, तो रोज कॉलेज जाते थे, सुबह शाम को आके अपना घर में खेती में काम करते थे। और कॉलेज पूरा करने के बाद बिकॉज गांव से बहुत सारे जवान और पहले आर्मी में भर्ती हो रखे थे, तो उनसे इंस्पायरेशन लेकर के मैंने सोचा कि मैं जवान तो नहीं हूँगा, मैं आर्मी में ऑफिसर की तरह भर्ती हूँगा। तो मैंने सीडीएस का एग्जाम दिया और पास होने के बाद मैं ट्रेनिंग ज्वाइन किया 1983 में आईएमए देहरादून में। 1.5 साल का ट्रेनिंग होता है और उसके बाद फिर अलग अलग जगह देश के हर कोने में पोस्टिंग हुआ और सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जितनी भी काउंटर इंसर्जेंसी या काउंटर टेररिस्ट एरिया हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के सातों स्टेट बोल दो, जेएंडके और पंजाब, हर एक जगह सर्व करने का और काउंटर इंसर्जेंसी काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन करने का मौका मिला। और उस दौरान मेरे को गैलेंट्री अवार्ड मिला सेना मेडल का, और बाद में सर्विस में चलते चलते एक विशिष्ट सेवा मेडल का अवार्ड भी मिला। भुज में जब पोस्टेड था तब मौका मिला जनता की सेवा करने का, जब अर्थक्वेक आया था उधर उस टाइम पे। और इस तरह से लास्ट वाली पोस्टिंग अपनी जोधपुर जैसलमेर इलाके में हुई, जहां पर मैं पूरे साउथ राजस्थान बॉर्डर का इंचार्ज था फॉर द डिफेंस ऑफ द नेशन ऑफ द साउदर्न राजस्थान पोर्शन। एंड इस तरह से मेजर जनरल के पद पे 37 साल सर्विस करके आर्मी में मैं रिटायर हुआ अगस्त 2020 में। Oh, at the peak of lockdown. यस, आधा लॉकडाउन उसी टाइम पर देखा था। लास्ट जो फेज था वो लॉकडाउन का उसी में चला। एंड वी आल्सो रियलाइज्ड कि सबसे ज्यादा डर और कुछ भी बोलो हमारे को रहता था, बिकॉज हमारे जवान एक बैरक में 50-40 जवान रहते हैं, और अगर एक को भी उसमें हो गया तो सबसे ज्यादा प्रिकॉशन हमारे को लेने पड़ते थे। तो हमने बहुत ही एहतियात बरती उस टाइम पे, और ये रहा कि तकरीबन कोई ऐसा नहीं हुआ जिससे फेटल कोई कैजुअलिटी हुई हो उस टाइम पर। ओह नहीं, वेरी नाइस। तो आपके कैंप में या आपके कोई पहचान वाले में कभी का आपने कोई ऐसे किस्से सुने जिधर किसी को हो गया रहेगा कोविड, उस वजह से ज्यादा लोग को हुआ? हाँ, कुछ जगह हुए थे। खासकर जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे, वहां पर क्या होता है कि हर 3 महीने में नया बैच आता है ट्रेनिंग के लिए, और उनको कोशिश किया था, लेकिन एक बार पूरे बैच को तकरीबन 400 ऑफिसर्स थे, 400 ऑफिसर्स में तकरीबन 75-76 को हो गया था, और पूरा का पूरा बैच फिर क्वारंटाइन करना पड़ा और 15 दिन तक कोई ट्रेनिंग नहीं चली।
उसके बाद फिर से ओह उसको बैक पुल अप किया और दिन और रात में लग करके तब वो ट्रेनिंग पूरी हुई हमारी। सो ऐसे बहुत सारे किस्से हुए हैं हाँ हाँ। बॉर्डर एरिया पर भी और पीस एरियाज में भी। आपके आर्मी के किस्से तो सर जरूर जानना चाहेंगे, बट बिफोर वी गो देयर, तो आर्मी में आपका रिटायरमेंट के बाद आपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसे ज्वाइन की? यू सी, जब मैं रिटायर कर रहा था तो अपना जो 37 साल का तजुर्बा था, तो सोचा कि इसको कहीं ना कहीं यूज जरूर करना है। और उसको देखते हुए एक कॉरपोरेट का चैलेंज भी लगा। जब भी हम आर्मी में बात करते थे कि कॉरपोरेट एक दूसरा ही एनवायरनमेंट है, उसके चैलेंजेस दूसरे हैं, तो मेरे मन में था कि एक बार वो जरूर देखना है कि क्या चैलेंजेस हैं। और उसको देखते हुए कॉरपोरेट ये टेक्सटाइल सेक्टर इसलिए चुना बिकॉज दो मेजर रीजन थे। एक तो इसमें इट इज अ वेरी मैन पावर इंटेंसिव, बहुत ज्यादा हम्म मैन्युफैक्चरिंग में लोग होते हैं, और आर्मी में भी हमारे पास बेसिकली इट इज अ मैन पावर इंटेंसिव आर्मी। तो वो जो अपना हुनर था एक, वो मैं देखना चाहता था कि सिविल में आकर के या कॉरपोरेट में आके किस तरह से क्या क्या चेंजेस होते हैं। सिविल में लीड करना कितना मुश्किल होता है मैन को, और फिर उनसे मैन्युफैक्चरिंग में, बिकॉज आर्मी में तो देयर इज नथिंग टेंजिबल, वेयर एज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इट इज टेंजिबल, एवरी डे यू नो शाम को कितना प्रोडक्शन होना है। और मेरी जिसमें मैंने ज्वाइन किया इसमें 3500 एम्प्लॉइज हैं हमारे, और ये मेरे को बहुत एक्साइटमेंट लगा कि यस, लीडिंग 3500 पीपल इन ए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और उससे फिर प्रोडक्शन और प्रॉफिटेबिलिटी लाना। और दूसरा जो मेजर कारण था वो था लॉजिस्टिक्स का। लॉजिस्टिक्स टेक्सटाइल सेक्टर में एक बहुत ही अहमियत रखती है। जैसे शुरू में द रॉ मटेरियल जिनर से लेकर के प्लांट तक लेके आना, और फिर प्रोडक्शन देखना, और थर्ड वन ज्ञान का फिर सप्लाई करना। और आर्मी में हमारे को बहुत ही ज्यादा ये हुनर है लॉजिस्टिक्स के ऊपर, क्योंकि जब लड़ाई होती है तो हमारे को पूरे ऑल इंडिया से मैन, मटेरियल, इक्विपमेंट, अपने हथियार, टैंक्स, मेडिसिन्स, राशंस, एमिनेशन सब बॉर्डर तक मोबिलाइज करना पड़ता है, और वेरी शॉर्ट पीरियड में, तकरीबन 2 या 3 दिन में। तो उससे बड़ा मोबिलाइजेशन कहीं नहीं होता। तो दैट सप्लाई चेन आई वांटेड टू सी एज टू व्हाट इज इन सिविल, एंड उसको मैं कितना अच्छे से अपना जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ ला सकूं और इसको बेटर बना सकूं। ये दो रीजन थे मेनली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आने के। सर, दोनों ही बहुत ही अच्छी बातें आपने बताई है। एक तो जैसे मैन पावर है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑफ कोर्स एवरीबॉडी नोज कि आर्मी या डिफेंस सेक्टर ऐसा है जिसमें बहुत बहुत लार्ज नंबर ऑफ लोग होते हैं। एंड दूसरा लॉजिस्टिक्स की जहां तक बात करें, मेरे नजर में जितना मुझे आइडिया है, आई थिंक आर्मी या डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जिसमें लॉजिस्टिक्स इज प्रॉब्ली द मोस्ट सेंसिटिव दैट्स राइट, बिल्कुल एंड सही वेरी बात। क्रिटिकल, येट वेरी कॉम्प्लेक्स आल्सो। मुझे याद है, मैं कुछ लगभग 2010 या 11 की बात है, फैमिली के साथ हम लोग लद्दाख गए हुए थे। यस लद्दाख तो एक रीजन ही ऐसा है जिसमें रोडवेज खाली साल का मतलब आधा साल ही चलता है। हाँ, यस यस एंड वी वर फॉर्चुनेट इनफ, मतलब हमारी खुशनसीबी थी कि हमें उधर के एक आर्मी कैंप में जाने मिला लद्दाख के अंदर। राइट। वी सॉ द कैंप, इट वाज मतलब ऐसे बोल भी नहीं सकते कि कैंप एकदम पहाड़ी के बीच नीचे कैंप था। हाँ, आर्मी वालों से बात करके पता चला कि उनके लिए कितना मतलब एक अलग तरह का रहना है जब आपके पास सामान साल भर आ नहीं सकता है। यस यस। तो एंड ये तो आपने पीस टाइम पे देखा था प्रतीक, जब वॉर होता है तो वॉर में एक तो क्या होता है, सबको बॉर्डर की तरफ जाना है, रोड हाँ, स्पेस बहुत ही लिमिटेड होता है, एंड रेल स्पेस भी बहुत ही लिमिटेड होता है, और ऊपर से फिर एनिमी का बम्बार्डमेंट का, इंटरफेरेंस का, एयर का, वो डर हर टाइम पे रहता है। उन हालातों में पूरा मोबिलाइज करना पूरी आर्मी को विद ऑल द राशन, इक्विपमेंट एंड टैंक्स एंड गन्स एंड ऑल, it is a herculean task, and it is it takes major part of the ladai, as you said, is most crucial is this। एक बार आपने mobilize कर दिया ना बॉर्डर पे, फिर सब अच्छे से लड़ सकते हैं। राइट। So that is what it is। आई थिंक सर, डेवलप्ड कंट्रीज या यूरोपियन नेशंस में इट इज वेरी कॉमन कि एक्स डिफेंस एक्स आर्मी पीपल जॉइन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, बिकॉज आप लोग का जो एक एक्सपीरियंस रहा है, जो जैसे आप बोलो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है, कि वो एक सरप्राइज एलिमेंट आ जाता है और उस पर आप लोग कैसे बिहेव करते हो, कैसे आप लोग टैकल करते हो, कैसे मोबिलाइज करते हो, सब चीज वो इतना आप लोग का जो एक एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस रहता है, वो डेफिनेटली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत ज्यादा काम की चीज है। द काइंड ऑफ मोटिवेशन दैट यू कैन ब्रिंग इनटू द टेबल, जिसमें yes आप लोगों को हाँ कर and सकते हो, लोगों को मैनेज कर सकते हो, लॉजिस्टिक्स आपने बोला, तो इतने सारे प्लस पॉइंट्स हैं
आपको ऐसा क्यों, मतलब डू यू अग्री कि इंडिया में शायद ये कल्चर उतना नहीं है? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। ये कल्चर उतना नहीं है बिकॉज दो तीन तरह के आर्मी ऑफिसर्स हैं और जो सर्विस ऑफिसर्स हैं जो आर्मी से बाहर आते हैं। एक तो शॉर्ट सर्विस वाले हैं जो 9-10 साल की सर्विस में बाहर आ जाते हैं। दे आर दी बेस्ट टू एम्प्लॉय फॉर दी कॉर्पोरेट बिकॉज एक तो सबसे पहले हमारा जो सिलेक्शन होता है प्रतीक, वो बहुत ही इंटेंसिव होता है। 5 दिन तक हमारा सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में इंटरव्यू चलते हैं और ग्रुप टास्क और वो एक एक चीज आपका देख लेते हैं और जो बेस्ट होता है ना उसको फिर सिलेक्शन होता है। तो ये आप इट इज ए गिवन कि जो भी आर्मी ऑफिसर सेलेक्ट हुआ है उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी वेरी गुड। ही विल बी कमिटेड, ही विल बी ऑनेस्ट, ही विल बी इंटीग्रेटेड एंड ही विल हैव ए वेरी हाई आईक्यू। उसके बाद फिर आर्मी में एक्सपीरियंस गेन करता है। तो बाहर जब लेते हैं शुरू में 6-7 महीने उसको मुश्किल होता है बिकॉज एनवायरमेंट एंड दी वर्किंग कल्चर इज लिटिल डिफरेंट। बट एक बार 6-7 महीने कोई ऑर्गेनाइजेशन एक बार आर्मी ऑफिसर को रख ले उसके बाद आप देखना कि हाउ वेल दे डू। एंड मैंने अपनी अभी बहुत जगह देखा हुआ है, वेल्समन में है, उनके पास भी है, हमारे पास 3-4 ऑफिसर्स आए हैं एंड आई स्वेयर बाय देम दैट दे आर दी बेस्ट। एक बार उनको सीखने को मिल जाए। सो कॉर्पोरेट मस्ट टेक एडवांटेज ऑफ दिस। वी आर नॉट ओनली फॉर सिक्योरिटी। नॉर्मली पहले ये होता था कि हाँ, आर्मी हाँ। इज गुड एट सिक्योरिटी। नो, वी आर देयर इज नथिंग टू डू विद सिक्योरिटी। वी आर देयर टू फाइट, टू किल enemy, and killing enemy is not a security. So we are good in so many things. Today the MTech, the BTech officers are coming out of army, and हर एक फील्ड में इंजीनियर्स में, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इन कम्युनिकेशंस, computer engineers, we got the best of the talent. So corporate must take advantage of this, certainly. सर स्पेशली आई थिंक जो थिंकिंग ऑन फीट जिसको बोलते हैं ना, अपने टेक्सटाइल जैसी इंडस्ट्री में तो बहुत ज्यादा जरूरत है वो स्किल सेट की, एंड दैट इज अ स्किल सेट दैट मोस्ट और ऑलमोस्ट ऑल आर्मी पीपल विल डेफिनेटली ब्रिंग इन। यस, जैसे मैंने शुरू में बताया था, दो तो बहुत ही बड़े एस्पेक्ट्स हैं टेक्सटाइल फील्ड के। आपने वो 1982 वाली जो दत्ता सामंत की सुनी होगी, स्ट्राइक हुई थी। if the leadership was good at that time to motivate the workers, that kind of a thing wouldn't have happened. Mills wouldn't have closed and we wouldn't have got a setback for 1 year what the textile industry suffered at that time. So the kind of a leadership or kind of a motivation, spirit decor, camaraderie जो आर्मी ऑफिसर अपने साथ लेके आता है वो कहीं मैचेबल नहीं है करके। एंड सिंस इट इज ए वर्कर और द मैन पावर इंटेंसिव इंडस्ट्री, आर्मी ऑफिसर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में या मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारी जगह बहुत ही अच्छे से फिट हो सकता है। सर मैं एटलीस्ट ये पॉडकास्ट के माध्यम से डेफिनेटली हर लिसनर को अपील और रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी कंपनी में, वेर एवर पॉसिबल, डेफिनेटली ये एक एरिया को एक्सप्लोर करें ऑफ हायरिंग एक्स आर्मी और एक्स डिफेंस पीपल। एंड नॉट जस्ट दैट, मैं मेरी कंपनी में भी द यान बाजार में आई वुड रिक्वेस्ट माय एचआर टीम आल्सो एंड आई विल पर्सनली लुक इनटू दिस कि हम लोग ये हमारे इधर भी करें। हाँ, एक प्रतीक, वी हैव ए ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन, AWPO. That is something like the placement organization in civil. So what they do, anyone who is coming out of army, whether he is a short service at the service of 5 years or 10 years, or after early retirement he takes after 20 years, or after proper retirement of 30 years, at every stage you will get good officers from the armed forces. And for any kind of a job, you just put your requirement and we have that kind of talent available with us ready. And they bring so much on table to you. They bring commitment, they bring integrity, they bring leadership with them. They will merge with any kind of a team very fast. Only thing that 5 to 6 months one has to be a little patient, and then you see them delivering and all. This is unmatchable, I feel that way. सो ये जो आपने बताया इसका नाम है आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इज इट? That's right, AWPO, correct. मैंने क्विकली गूगल किया, आई थिंक देयर इज अ वेबसाइट आल्सो xarmynaukri.com. हाँ जी, that's right, yes, correct. Okay, so I think that will be very handy. Thanks so much sir for sharing that. जी। तो आपके आर्मी की किस्सों की बात करें सर, आप लगभग तकरीबन कितने साल थे आर्मी में? 37 years. 37. Any particular incident which you would like to share with the industry? You see, there are plenty of incidents, but सर आप श्योर बहुत स्टोरीज होंगी आपके पास, मतलब चाहे वो वॉरफेयर स्टोरीज
हो या कुछ ऐसी यूनिक Yes. एक्सपीरियंस रहा Yeah. हो या कोई मस्ती वगैरह जो? बट व्हाट आई टेल यू, हाँ, जो सबसे ज्यादा मेरे को जो आर्मी से हमने सीखा और जो बाद में इम्प्लीमेंट हुआ, वो मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ जिसमें हम सिविल के साथ कनेक्टेड भी स्टोरी है करके। अदरवाइज काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म टाइप की स्टोरीज तो बहुत हैं, वो तो कभी हाँ बैठेंगे हाँ तो बात कर सकते हैं। 2001 में भुज में अर्थक्वेक आया था जनवरी में, हाँ जी। एंड उस टाइम पे मैं भुज में पोस्टेड था, and every kind of infrastructure got destroyed during that time. Communication रुक गया, रेलवे बंद हो गई, रोड ट्रांसपोर्ट रुक गया, सब कुछ बाहर से कुछ आ नहीं रहा था, एंड तकरीबन 20,000 लोग के करीब उस टाइम पे हताहत हुए थे। मैं उस टाइम पे वहां पोस्टेड था, और जो आर्मी ने जो हमने जिस तरह से वो ऑर्गेनाइज किया ना प्रतीक, वो मैं बताता हूँ कि कैसे हमारी ट्रेनिंग का उस टाइम पर फायदा हुआ। सबसे पहले हमने देखा कि जो आदमी इंजर्ड है ना, उनको बचाना है। सो पहले 3 दिन तक हमने प्योर, हमारा कंसंट्रेशन था टू बेसिकली सेव द पीपल हु आर इंजर्ड। वी टुक देम आउट, एयरक्राफ्ट मंगाया, स्पेशली उसमें एविक्यूएशन कराया, हमने टेंट लगाई, 24 घंटे द डॉक्टर्स वर ऑपरेटिंग आउट देयर, and then we started. Then second was evacuation. When second was evacuation के उसके बाद में भी 4-4 5-5 दिन तक लोग हमारे को मलबे में दबे हुए मिले थे, और हमने उनको लाइव निकाला। एंड उस टाइम पर फिर तीसरा हुआ ड्यूरिंग द इवैक्यूएशन, हाउ टू अवॉइड द पेंडेमिक काइंड ऑफ a situation happening, because dead bodies were there. So we organized it in such a manner that we avoided any kind of a pandemic happening because of the dead bodies and all that. And then 6th day, 3rd or 4th day onwards, the relief material started coming, and we organized, it was coming from all over the places. We so systematically organized it that it reached to the needies. We went to the villages, carried out the survey, who needs what kind of a material, and that particular material was reached there, and everyone who was donating were believing so much in army के इनके पास लाके रख दो, इसके बाद ये जहां जरूरत है ना वहां जाएगा ये। और हुआ भी यही कि फिर रिलीफ हुआ, और फिर उसके बाद हमने चौथा काम किया रिहेबिलिटेशन का। फिर उनके घर बनाने शुरू किए, उनके स्कूल बनाने शुरू किए, बच्चों को स्कूल में भेजना शुरू किया। सो ये एक सिस्टमेटिक ढंग से जो हमने भुज में काम किया उस टाइम पर, ये सिर्फ तभी हो सकता था जब हमारे को एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग मिली थी, और उसको हमने कैसे एक नेचुरल डिसास्टर में इम्प्लीमेंट किया। वो मैं बहुत समझता हूँ कि मेरी आर्मी की जो ट्रेनिंग थी, सबसे ज्यादा काम वो उस टाइम पे आई थी। Sir, can I ask you something and can I expect you to give me a very, very honest answer? जी पूछिए। आपको लगता है सर इंडिया में आर्मी या एनी डिफेंस पर्सनल को वो एक रिस्पेक्ट मिलती है जो मिलनी चाहिए? टिपिकल सा क्वेश्चन है, बट हाँ, यू सी ह्यूमन वैल्यू अपने देश में थोड़ा कम है। व्हेन यू लुक एट वेस्टर्न साइड्स, उधर बहुत ज्यादा है। एंड द सैक्रिफाइसेस जो आर्मी का एक जवान करता है, जो आर्मी का एक नुमाइंदा करता है सैक्रिफाइस, उसको देखते हुए जो होना चाहिए उतना नहीं है, नहीं हो सकता है। नहीं, मैंने नहीं देखा है अपना, उतना नहीं है। यस। क्योंकि सर आज आर्मी की बात करें तो नेशनल लेवल सिक्योरिटी से लेकर जैसे आपने अभी एक किस्सा बताया क्राइसिस मैनेजमेंट और ऐसे काफी सारे किस्से जिसमें आर्मी पर्सनल की बहुत ज्यादा एक हेल्प मिलती है इंडियन सोसाइटी को। एंड द रीजन व्हाई आई आस्क्ड यू दैट क्वेश्चन इज कि आई पर्सनली स्ट्रांगली फील कि वो नहीं है उतना, मतलब लोगों में शायद वो अवेयरनेस नहीं है, तो प्रोबेबली इट्स लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ दीस पीपल टू द सोसाइटी। यस प्रतीक, एक तो क्या है ना कि इतना मालूम नहीं चलता है कि किस तरह, जैसे आप उधर ले गए थे, आपने थोड़ा करीब से देखा, नजदीक से देखा कैसे रहते हैं, कितना मुश्किल होता है। जब हम सियाचिन में होते हैं तो 6 महीने तक नहाना नहीं होता है, कुछ कपड़े नहीं धोना होता। एक बार जो कपड़े अपने ऊपर ले गए, 3 पेयर जुराब, 6 महीने तक वही जुराब चलेंगी, वही कपड़े चलेंगे, शेविंग कुछ नहीं होता है। 6 महीने तक आप पैक्ड खाना खाते हो, और जैसे ऑरेंज आता है उसको भी जब गर्म करते हो तब जाके वो ऑरेंज बनता है। तो उस टाइप की कोई कुछ मतलब कुछ दिखाई नहीं देता है अदर देन स्नो ऑल अराउंड एंड ऑल, एंड यू आर फाइटिंग विद वेदर, यू आर फाइटिंग विद एनिमी। एंड 6 महीने बाद जब आप नीचे आते हो, यू लुक लाइक कि मालूम नहीं कौन से साउथ पोल से वापस आए हो आप। उन काइंड ऑफ सिचुएशंस में बाहर सिविल में एक्सपोजर है ही नहीं। दे कांट इमेजिन कि कैसी लाइफ में ये रहते हैं। काउंटर टेररिज्म में 24 घंटे यू आर अंडर फायर, यू जस्ट कम बैक अपने कैंप में बैठे, कैंप में थोड़ी देर बैठे, फिदाइन हो सकता है आपके कैंप के ऊपर, रात को आपके ऊपर फायरिंग हो सकती है। 24 घंटे में बिल्कुल शांति नहीं है।
जब हम छुट्टी आते थे और दिवाली के पटाखे जलते थे, उस टाइम पे सडनली जंप मारते थे चेयर से कि फायरिंग हो गई है। मतलब दैट काइंड ऑफ साइकोलॉजिकली वी गेट अफेक्टेड इन नॉर्मल टाइम, एंड लड़ाई की तो फिर बात ही दूसरी हो जाती है करके। बस वही बात है सर, इसलिए मैंने आपको ये पूछा, बिकॉज मैं जानता हूँ कि आज ये पॉडकास्ट भी जितने लोग सुनेंगे शायद उनमें भी उतनी अवेयरनेस नहीं है। मैं एक्चुअली पर्सनली कश्मीर 2 बार गया हुआ हूँ, लद्दाख गया हुआ हूँ, जैसलमेर रिसेंटली गया था। एंड जैसलमेर में मुझे आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि उधर का जो एक आर्मी का वो जो एक बेस कैंप था, यस, जिधर वो एक मुझे भी नाम ध्यान नहीं आ रहा वो, लोंगेवाला, लोंगेवाला, लॉन्जेवाला, ये तो लॉन्जेवाला कैंप के अंदर जाके आर्मी मैन के साथ इंटरेक्ट करने हमें मिला था। राइट। एंड वो जो बॉर्डर मूवी में दिखाया ना कि सनी देओल आगे जा रहा है वो एक एलओसी तक, हाँ आई जी, थिंक वाला पोस्ट का ही वो सीन था एक। दैट्स राइट, लोंगेवाला का था वो पूरा। तो यस, जब इनसे बात करते और जब इनसे इंटरेक्ट करते तो है ना सर, काफी चीजें पता चलती है जो ऐसे हमें उतना पता नहीं है। ऑल्दो यू नो वी आर एन एजुकेटेड सोसाइटी, बट यस, ठीक है, उनका जो हार्डशिप है आप लोग का, आप लोग को जिस तरह से आप लोग ये एक सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हो, एंड स्टिल एवरीवन सो फ्रेंडली। मैं मतलब आपको एक किस्सा बताऊं, हम लोग जब लद्दाख जा रहे थे तो वी वर ड्राइविंग फ्रॉम श्रीनगर टू लद्दाख, राइट, एंड ऑन द वे कारगिल आता है। हाँ जी, तो लद्दाख का ये जो मैं बेस कैंप बता रहा हूँ उसके कुछ 2-3 किलोमीटर पहले हमारी गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई थी। राइट, एंड वैसे एरिया में कार ब्रेक डाउन होना मतलब दूर दूर हाँ, तक कुछ कुछ नहीं, सपोर्ट नहीं मिल सकता है। यस, हमारा नसीब था कि वो 2-3 किलोमीटर में ही वो आर्मी बेस कैंप था। आर्मी वाले आए और ऑब्वियसली उनके पास वो सारा नो हाउ भी रहता है, सारे यस, मटेरियल भी रहते recoveries and all that we do have in हैं। Canada. कुछ लगभग 4 फैमिलीज थे, इट वाज अ 16 सीटर व्हीकल। हाँ जी, तो हमें उन्होंने अंदर इनवाइट भी किया कि जब तक वो आपका व्हीकल रिपेयर हो रहा आप बैठो। हम बिकॉज भूखे भी थे तो हमारे लिए मैगी भी उन्होंने बना के सर्व की। जी, so nice, yes, आई वाज अ किड, ये बात है 2010 की। okay, बट हाँ, अफेक्शन आई हैड फॉर द एंटायर आर्मी पीपल इज कि उन्होंने इतनी हेल्प की, व्हीकल रिलेटेड हमें कंफर्टेबल फील करवाया, हमें खाना भी सर्व किया। जी, yes, उनका लाइफस्टाइल उधर देखते हैं किस तरह से कपड़े धोना, सुखाना, मतलब हर चीज खुद से करना ही है। yes, yeah, तो उसने थॉट आई थॉट कि चलो इस माध्यम का लेवरेज करके लेट्स टॉक लिटिल अबाउट दिस सो दैट मोर एंड मोर पीपल कैन बिकम अवेयर ऑफ दीस सिनेरियोस। yes, of course, yeah, एनीवे सर, आई थिंक इट्स ये एक इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भी सौभाग्य है, आप जैसे लोग इंडस्ट्री ज्वाइन कर रहे हैं। आई एम श्योर देयर इज अ लॉट यू कैन ब्रिंग टू द टेबल इन द इंडस्ट्री। absolutely, yes, Pratik, certainly. तो लीडरशिप की बात हो रही थी अभी इसके पहले, व्हाट आर योर व्यूज ऑन लीडरशिप, स्पेशली जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात आती है। You, तो मैं ये सवाल आपको क्यों पूछना चाह रहा हूँ, अपने अगर होलिस्टिकली देखें सर तो इंडियन टेक्सटाइल इज इवन टुडे प्राइमरली फैमिली ओन्ड बिजनेस। yeah, मतलब आज भी काफी बड़े बिजनेस ग्रुप्स भी ऐसे हैं जो आज भी फैमिली ओन्ड ही है। yes, आउटसाइड मतलब फैमिली के बाहर का लीडरशिप लेवल पर कोई रोल बहुत कम दिखा है। right, मतलब प्रोफेशनल मैनेजमेंट बोल लो, सीईओ और एनी सीएक्सओ लेवल पोजीशन, yes, इट्स हेल्ड बाय फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स ऑफ फैमिली मेंबर्स। yes, एंड आप एक ऐसे शख्स हो जो इस इंडस्ट्री में एक टेक्सटाइल स्पिनिंग मिल को एज अ सीईओ ज्वाइन किए हो, right. तो आपका क्या नजरिया है, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस। यूसी प्रतीक, जो लीडरशिप है ना, जितनी चैलेंजिंग लीडरशिप एक सर्विस ऑफिसर के लिए है और आर्मी ऑफिसर्स के लिए है, उतनी चैलेंजिंग लीडरशिप किसी भी एरिना और किसी भी फील्ड में नहीं है। यहाँ पर आपसे लीडरशिप से क्या मांगा जाता है? मेरी लीडरशिप से मांगा जाता है कि मेरी एक वर्ड ऑफ कमांड पे 1000 आदमी अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाएं। और वो मोटिवेशन या वो लीडरशिप ऐसे ही नहीं आती है। 24 घंटे वी आर अंडर वॉच एंड वी हैव टू बी परफेक्ट इन ऑल फील्ड्स। दे वॉच अस 24/7। एंड तभी होगा जब हमारे ऊपर उनका कंप्लीट विश्वास होगा इन ऑल फील्ड्स। They believe in our intelligence, they have to believe in our integrity, they have to believe in our loyalty, they believe in our spirit deco and camaraderie. तभी जाकर के मेरी एक वर्ड ऑफ कमांड पे लोग सब सर्टन ये यकीन है कि हम अगर 1000 आदमी एक पोस्ट पे अटैक करेंगे तो कम से कम भी 150-200 हम मरेंगे, 300 से 400 के करीब हम इंजर्ड होंगे और 300-400 उस ऑब्जेक्टिव को कैप्चर करने में सक्सेसफुल होंगे। लेकिन फिर भी, और इनमें से किसी को नहीं मालूम है कौन मरेगा, कौन इंजर्ड होगा, कौन पहुंचेगा, लेकिन फिर भी एक वर्ड के ऊपर दे आर रेडी टू फॉलो यू। सो दिस इज द लीडरशिप वी ब्रिंग टू टेबल व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट।
वो हम लेके आते हैं करके. Now when you look at this and when you bring it to the textile industry or any manufacturing industry or anywhere where there is a leadership required, so I feel the traits of leadership are more or less same everywhere. किसी इंडस्ट्री में किसी ट्रेट की ज्यादा अहमियत है, किसी में कम है. अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं, जैसे करेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेट ऑफ ए लीडर. मोरल करेज एंड फिजिकल करेज. आर्मी में फिजिकल करेज का इनिशियली अप टू 20-25 इयर्स ऑफ सर्विस बहुत महत्व है. उसके बाद सिविल में मोरल करेज का बहुत महत्व है, लेकिन ट्रेड्स तो पक्के वही हैं जो लीडरशिप के होते हैं. सो all the leadership traits which we have got trained, we have learned, imbibed, are implementable in this in corporate sector. Now when you come to textile, आपने बिल्कुल सही बोला कि कोई बड़ा सा नाम आजकल टेक्सटाइल सेक्टर में हम नहीं सुनते हैं. लाइक मारुति में खट्टर का नाम है, कहीं भी देख लो, कहीं बहुत सारे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता बिकॉज फिर वो अजीब सा होता है. लेकिन अभी तक टेक्सटाइल सेक्टर में ऐसे नाम अपने पास बड़े बड़े नाम नहीं आए हैं. यस, फैमिलीज बिजनेस हैं, उन्होंने बहुत अच्छा किया है, उनके नाम हैं और इतना सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रखा है. दे आर कंट्रीब्यूटिंग अ ग्रेट वे टू द कंट्री. However, someone coming from outside and taking a leadership, that kind of a thing, you're right, has not come up so far. And that is the need of the hour, or is a need in this industry, that you need some leader who can carry the men with them or the employees with him and produce the desired results what the industry is looking forward and take it to that stage. एब्सोल्युटली सर, आपने बहुत अच्छी बात कही है. एक चीज जो मुझे काफी अच्छी लगी कि जैसे आपने बताया कि आर्मी में जो एक कल्चर रहता है कि एक आर्मी मैन अपने दूसरे आर्मी मैन के लिए अपनी जान भी देने को तैयार है. बट येट देयर इज सो मच डिसिप्लिन, वेरी हाई डिसिप्लिन, वेरी हाई वर्क एथिक्स. आई थिंक वो एक लीडरशिप लर्निंग्स एक कोई भी कंपनी में अप्लाई हो, अगर एनी कंपनी व्हिच कैन हैव रियली हाई वर्क एथिक्स, वेरी हाई डिसिप्लिन, येट एक कोवर्कर दूसरे कोवर्कर के लिए इतना हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट रखे, I think it will definitely create a very high growth culture in any company. Right. Yes, absolutely. Absolutely. It is just that किस तरह से वो चीजें हम, मेरे को बस इतना ही करना है एक आर्मी लीडर को और आर्मी ऑफिसर को when he comes to the corporate world, कि how to modify those things and implement the same in the civil or the corporate world. And once that much he has learned and practiced, there is no match to that kind of a leadership than anywhere. Right. तो सर इसी पॉइंट को थोड़ा आगे और इलैबोरेट करें अगर, तो जैसे क्या है, हर कंपनी का एक इंटरनल कल्चर और वैल्यू सिस्टम होता है. अभी आप जैसे श्री वल्लभ पी टीम मिल में जुड़े हो तो उनका भी एक एस्टैब्लिश्ड कल्चर और वैल्यूज रहेगा. What are the values and cultures that drive the company currently, and what are the cultures and values that you bring in? You see, the manufacturing industry or textile industry में the basic culture I have to, as per my views, are the two: the employee and the customer. This is the supreme. Their interest has to be supreme in any kind of industry which is in manufacturing, and particularly the textile. अगर मेरे ग्रुप की बात करें तो it is 125 years old legacy in textile, so there has a culture which has got developed over a period of time, and it is a very nice culture in which बहुत सारे सुधार हुए हैं जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, और एक बहुत ही पॉलिश्ड एंड फाइनली जो निकल के आई है जो कल्चर अभी जो prevalent है कंपनी में. आई एम वेरी हैप्पी विद द काइंड ऑफ अ कल्चर दैट देयर इज अ कंपैशन फॉर द एम्प्लॉइज. उनके लिए एम्प्लॉय का इंटरेस्ट सुप्रीम है. और सेकंड जो मैंने बताया था वो तकरीबन मैंने यहीं पर आकर के देखा है कि कस्टमर, विच आर्मी में हमारे लिए कस्टमर का कोई आइडिया ही नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर के कस्टमर का जो इंटरेस्ट है, वट एवर ही वॉन्ट्स, ही इज सुप्रीम, एंड सारा का सारा उसके अनुसार मोल्ड करना है. और मैं क्या लेके आता हूँ, हम जो आने जाते हैं क्या लेके आते हैं कि जहां भी सुनो, इन एवरी एनवायरनमेंट यू हियर लेट्स मेक अ स्ट्रेटजी, हाउ टू फॉर्मुलेट अ स्ट्रेटजी. एक आर्मी ऑफिसर जैसे जैसे आगे बढ़ता है सर्विस में, और एनीथिंग आफ्टर 10-15 years ऑफ सर्विस, ही बिकम्स अ बेस्ट स्ट्रेटेजिस्ट. एंड आई गिव यू रीजन क्यों बनता है करके.
हम एक प्लान बनाते हैं दुश्मन के खिलाफ, और वो प्लान बनती है जीतने की प्लान। बिकॉज आपको मालूम है वॉर में कोई रनर अप नहीं होता, सो देयर इज नो सेकंड चांस इन दिस। तो जो प्लान बनेगी वो दैट हैज टू बी बेस्ट नोइंग एवरीथिंग। देन उस प्लान की कम से कम हम 10 से 11 कंटीजेंसी बनाते हैं। वी थिंक 10 स्टेप्स अहेड, बिकॉज वो बोलते हैं ना, बेस्ट ऑफ द प्लान्स सर्वाइव ओनली टिल फर्स्ट बुलेट इज फायर्ड। बिकॉज उसके बाद आपको मालूम नहीं है एनिमी क्या करेगा। आपने एक प्लान बनाई बट एनिमी विल डू समथिंग एल्स, तो यू हैव टू थिंक दोस 10 स्टेप्स कि वो ये करेगा तो मैं ये करूंगा, वो ये करेगा तो मैं ये करूंगा। सो द कंटीजेंसी प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। एंड बेसिकली एनी स्ट्रेटेजी, चाहे वो सिविल में, कॉर्पोरेट में या आर्मी में हो, इट बाउंड्स टू बेसिकली थ्री थिंग्स। वी कॉल इट एंड्स, मीन्स एंड वेज। एनी स्ट्रेटेजी यू लुक एट इट, एंड्स मीन्स व्हाट इज योर एम, फाइनली आप क्या अचीव करना चाहते हैं, किस मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट का है या कितनी लेवल का आप टर्न ओवर करना चाहते हैं, दैट इज योर एंड। देन मीन्स क्या आपके पास रिसोर्सेज हैं, क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो एम अचीव करने के लिए। एंड थर्ड थिंग इज द वेज, कि क्या क्या तरीके हैं वो मीन्स को एम्प्लॉय करके वो एंड्स हासिल करने के। उनमें से देन यू चूज द बेस्ट वे विच कैन टेक यू टू दैट एंड। So this is basically gist of any strategy, whether it is in corporate or in army for a battle or a war. एंड सेकंड थिंग जो हमने आर्मी में सीखा है वो हम बोलते थे प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर। और जब मैं यहाँ आया सिविल में तो आई ट्राई टू सी कि मैंने क्या सीखा था और उनको मैं यहाँ पर कैसे एम्प्लॉय कर सकता हूँ या इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। और ये प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर 10 होते हैं हमारे, और मैंने एक एक को देख के और यहाँ इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। एंड आई फाउंड यार इतने रेलिवेंट है वो तो यहाँ पर। लाइक मैं एक दो एग्जांपल देता हूँ आपको। सबसे पहला हमारा प्रिंसिपल होता है, वो प्रिंसिपल ऑफ वॉर इज सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम। कहीं देख लो कि एक आपने एम सेलेक्ट करना है और उसके बाद उसको मेंटेन कैसे रखना है थ्रू आउट योर जर्नी। तो इट इज सो इम्पोर्टेंट आउट हियर। एवरी इंडस्ट्रियलिस्ट एंटरप्रेन्योर हैज टू सिलेक्ट एम कि मेरी क्या पहुंचने के क्या मतलब व्हाट आई वांट टू अचीव, एंड फिर उसको मेंटेन रखना है थ्रू आउट योर जर्नी। यू कांट लेट इट गो अवे, otherwise you will be frittering away left and right. सेकंड वॉर प्रिंसिपल है कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स। उधर हम आर्मी की फोर्सेस की बात करते थे, यहाँ पर आई विल कॉल इट कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको एट द राइट टाइम एंड राइट प्लेस आप कैसे कंसंट्रेट कर सकते हो ताकि वो आपको एम जो बनाया था वो हासिल हो सके। रिसोर्सेज कभी अनलिमिटेड नहीं होते, और अगर आप उनको फ्रीटर अवे कर दोगे, कुछ यहाँ फेंक दिए, कुछ यहाँ रख दिए, कुछ वहां लगा दिए, तो जहां जरूरत है ना उधर वो रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं। तो उनको कैसे कंसंट्रेट करना है टू अचीव दैट। अनदर वन वाज मेंटेनेंस ऑफ मोमेंटम, कि एक बार लड़ाई शुरू होगी ना और दुश्मन भाग रहा है उसको छोड़ना नहीं है, फिर मोमेंटम जारी रखना। जैसे ही मोमेंटम कम होगा आपका, एनिमी विल गेट ए चांस टू रिबाउंड एंड री अटैक यू। सिमिलर थिंग इफ आई लुक एट आउट हियर, मेंटेनेंस ऑफ मोमेंटम। एक बार आप एक ग्रोथ पाथ पे चल पड़े हो, उसको अगर बीच में आपने छोड़ दिया कहीं पर, तो दोबारा से पूरी की पूरी को स्टार्ट करके टू रीच दैट विल टेक ह्यूज एफर्ट एंड ऑल। सो जो मोमेंटम बना हुआ है ना, उस पेडल को कभी एक्सेलरेटर से छोड़ना नहीं है। यू हैव टू कीप दैट कंटिन्यूअसली एंड अचीव योर एम एंड ऑल। And that way there are like others like flexibility, sustainability, cooperation, and economy of resources. I looked at it, sare ke sare they are so well implementable in corporate world to achieve the aim which has been set to me, isn't it? सर मुझे सच बताओ तो इतना अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। मुझे ऐसा लग रहा है सर आप बोलते जाओ, बहुत अच्छा कंटेंट है। Well, there's so much of knowledge and so, I mean, it's not just so much of knowledge, it's also कि वो नॉलेज इतना अच्छा है। आपने जो जिस तरह से एक एक उदाहरण दिए हैं आर्मी प्रिंसिपल्स के और ये जो एक अप्रोच के, मतलब there is so high relatability with respect to the values and cultures at army, and the same can be applied in any company, in any sector, in any industry. Absolutely. The other day ना एक अपना यहाँ पर आकर के we were just looking के how to go PR plan बनाना था। तो I realized again मतलब ना क्या होता है, I just thought about myself कि यार what is the PR plan? So in war also we make a PR plan because the public must know what is the truth
or even if you have to hide the truth for some time just to keep the हाँ momentum going, there has to be a plan as to how you make it. And when I कितनी बातें पब्लिक तक जानी चाहिए, कौन सी बातें नहीं जानी चाहिए, yes, that's वो right. control करके Sometimes रखना। in war, every time you can't put the truth. You have to control the, or I'll say, keep the truth for some time. Later on, you can reveal it. But that is a big plan. And then there are sometimes you have to carry out a deception. For deception, you have to absolutely, वो बोलते हैं ना, lies you have to send out with a plan. So all these things, now we used to. This was a part of our overall battle or war strategy. There is a PR plan. In that PR plan, where we want to achieve our objective, that side we will hide the facts. Where we want to take the enemy and deceive him and surprise him, we will show him that something is happening that side. And then how do we release it to the press and public, and how do we galvanize all these resources together and then achieve the aim. So जब वो PR strategy यहाँ बना रहे थे, तो then I said यार वो बनाई तो थी उस टाइम पे, let's see that. And I just took out my notes and I started looking कि मतलब aim क्या है उसमें, PR में aim क्या है, कौन से resources हैं, कौन से मेरे पास available हैं, कौन मेरा best suited है किस resource को employ करने के लिए, और टारगेट किस रिसोर्स को करना है उस एम को हासिल करने के लिए. एंड आई वेंट अराउंड एंड आई फाउंड कि यस इट इज इम्प्लीमेंटेबल, सेम थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करो एंड यू फाइंड के इट्स सो इजी. यस. तो सर इसी बारे में बात हो रही है, एक चीज आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी आर्मी लाइफ से क्या ऐसी लर्निंग्स थी, अगर आप स्पेसिफिक कोई 2-3 ऐसी लर्निंग बता पाओ जो आपको लगता है आप ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और श्री वल्लभ पीटी मिल में एज अ सीईओ उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो. You see, one is the everyone talks about it, but I'll emphasize इसके ऊपर थोड़ा सा, because जब भी आर्मी की किसी के पास मैं कॉर्पोरेट में मिला हूँ ना, सबसे पहले everyone looks at me discipline. That is a second nature of ours. There's not so that comes very automatically to us that एक टाइम पे जाना है, टाइम पे जो काम होना है टाइम पे होना है, एक हिसाब से होना है, उस हिसाब से होना है. So this kind of a thing na helped a lot in particularly textile or Vallabh में और manufacturing industry, because everything is timed out here. एक कोई प्रोसेस लेट हो गया तो वो सारे बाकी प्रोसेस को फिर डिले करता है एंड उसको हिंडर करता है करके. तो हर एक आदमी का जिसका जो लाइक आर्मी में क्या होता था, टैंक वाले का अपना, आर्मर्ड वाले का अपना काम है, दी गनर का अपना काम है, एयर डिफेंस का अपना काम है, इंजीनियर्स का अपना काम है, सबको इनको इकट्ठा करके एंड देन हाउ डू यू concentrate this force and how do you implement it, and कैसे इनको सबको इकट्ठा, एक बोलते हैं ना ऑर्केस्ट्रा में अलग अलग म्यूजिशियंस होते हैं, बट द लीडर आउट देयर जो मास्टर होता है, he coordinates everybody's effort and that is how you get the orchestra का final product. Similar thing used to happen in army and similar thing out here. हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना काम है, बट उसको एक आदमी को जब तक वो टाइम पे नहीं करेगा दूसरे को इफेक्ट करेगा. सो इनको कैसे कोऑर्डिनेट करना है, कैसे सिंक्रोनाइज करना है, एंड देन विद दैट सिंक्रोनाइजेशन हाउ टू अचीव द फाइनल एम is what one I found which I could implement straight away and could bring it to it. And second is the as I say na, we always lead by example. आर्मी में ये एक बड़ी फेमसी का होता है that we lead by example, because जब तक मैं कोई काम नहीं कर सकता I can't ask my men to do that. तो चाहे फायरिंग हुई, चाहे टैंक को चलाना हुआ, चाहे ट्रेंच को खोदना हुआ, चाहे भागना हुआ, हर एक जगह I have to be with them and show them that I am as good as you are and then they believe you. Similar thing out here कि कोई काम करना है ना, पहले तो you start with a very normal stuff. सबसे पहले एक वर्कर के पास जाओ, उससे सीखो क्या करता है तू, फिर जॉबर के पास जाओ, उससे सीखो वो क्या काम करता है, फिर सुपरिटेंडेंट के पास जाओ, सुपरवाइजर के पास जाओ, हर एक का काम it takes some time to understand it. So once you learn that, then you take the best out of those people. Okay, who is the person who is best suited for which job? So this is the second thing which I can say I brought to the company after being here. And third, in any case, the leadership, making the plans at a higher level and higher. It just took little time for me to understand, and then we are now we are gelling so well with each other out here. Okay. तो सर अगर अपने स्पेसिफिकली स्पिनिंग इंडस्ट्री की बात करें, तो हाउ वुड यू डिफाइन और डिस्क्राइब द करंट सिनेरियो कि आज की जो स्थिति है इंडियन स्पिनिंग इंडस्ट्री की,
उसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? यू सी, मेरा पिछले कुछ दिनों का जो तजुर्बा है जो मेरे सामने आया है वो ये है कि इंडियन स्पिनिंग इंडस्ट्री ना एक बड़ा ट्रेडिशनल सा बिजनेस है। ट्रेडिशनली फैमिलीज के जिन्होंने लिया था उन्हीं से चलता आ रहा है। और जो मशीन्स यहाँ पर हैं इट्स वेरी कैपिटल इंटेंसिव। सो जो एक और मशीन लग जाती है ना वो जल्दी से अपग्रेड और चेंज नहीं होती। 40-40 साल तक प्लांट्स की मशीनरी चलती है करके। तो मेजोरिटी ऑफ द इंडियन स्पिनिंग इंडस्ट्री इज ट्रेडिशनल एंड old technology. We need to upgrade this technology very badly, and to upgrade it you need money. दो द गवर्नमेंट काफी प्रोत्साहन दे रही है। गवर्नमेंट ने ए टफ लेके आए, आर टफ लेके आए, बोथ आर फॉर अपग्रेडेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी के लिए उन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया है। लेकिन पैसा इतना लगता है इसमें कि उसको अपग्रेड करना और रिप्लेस करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये मेरा एक तजुर्बा है कि जब तक हम टेक्नोलॉजी नहीं लेके आएंगे हम वर्ल्ड के बेस्ट के साथ कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। इवन कंट्री लाइक बांग्लादेश हैज डन बेटर देन अस बिकॉज वो लेट आए, और जब लेट आए तो उनका जो प्रोसेसेस और मशीनरी थी वो बेस्ट आई। जैसे मैं अपनी ही कंपनी की बात करता हूँ, हमारे पास 3 प्लांट पहले ओल्ड प्लांट्स थे इन तमिलनाडु। तो हमने एक डिसीजन लिया कि भाई उन प्लांट्स को हाइव ऑफ करते हैं और नया लगाते हैं। तो हमने 2015-16 में शुरू किया और 17 में एस्टेब्लिश किया झालावाड़ में नया प्लांट 5 साल पुराना है, और उसके बाद ओमान वाला 1 साल पुराना है। तो जो टेक्नोलॉजी हम लेके आए वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, AI बेस्ड इनेबल्ड एंड ऑल, एंड कंप्लीट थिंग इज ऑटोमेटेड। तो जो एडवांटेज जो हमारे को मिली वो इट इज ट्रेमेंडस। नो ओल्ड ट्रेडिशनल प्लांट कैन compete with new technology. There just no way. You can't, half the product you can't even make it. We make compact cotton yarn, बहुत सारी old machinery तो बना ही नहीं सकती, and which is there in the market today, it is in demand. तो अगर वो बना ही नहीं सकती तो compete कैसे करेंगे? So that is the situation of our spinning industry today, that you have to sink in a lot of money into it and upgrade it and then compete with the world and take the space which China has vacated now because of various reasons, whether it is COVID or whether it is the industry has gone down and there is a space which has been created. There is a negativity about them, China plus one policy and all that. So looking at that, there is an opportunity available and the government is doing. PLI लेके आई है, वो भी इसी को मद्देनजर रखते लेके आई है। बहुत सारे रोड टाइप की फैसिलिटीज दी हैं या कंसेशंस दी हैं, वो भी इसलिए दी है। ROCTL है वो भी। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से कर रही है एंड द एंटरप्रेन्योर इज आल्सो डूइंग, बट नीड टू डू लिटिल मोर देन व्हाट वी आर टुडे। दैट इज सर व्हाट एक आई बहुत ही अच्छी चीज आपने पॉइंट आउट की है। आई थिंक दैट्स ग्रेट ऑब्जर्वेशन, बिकॉज मेरा जो भी टेक्सटाइल एक्सपर्ट से इन्फ्लुएंसर से कभी भी डिस्कशन होता है इधर और प्राइवेट नोट और ये पॉडकास्ट के माध्यम से, एक कॉमन थीम सर अगर मैं बोलूंगा जो हर डिस्कशन में उभर कर आया है वो यही सेम चीज रहा है टेक्सटाइल मशीन को लेकर। और वो भी अपने अगर इंडस्ट्री का वैल्यू चेन देखेंगे तो स्पिनिंग एज यू राइटली सेड कि बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव है, मतलब बहुत महंगी मशीनरी आती है। तो मतलब आपका जो फैक्ट्री का इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज्यादा है। यस बट आप वैल्यू चेन में नीचे उतरेंगे, वीविंग में आपका केपेक्स थोड़ा कम रहता है, गारमेंट में तो और कम रहता है। राइट राइट यस एक आई थिंक एक बहुत बिजार सी चीज है ये कि आज स्पिनिंग सेगमेंट में फिर भी एक इंडियन कंपनी है LMW व्हिच इज अ लीडर इन दिस स्पेस। यस और इक्विपमेंट जैसी मशीनरी जिसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कम है, there is no technology, no company in India which is doing this. Even today, majority of garment machines are still being imported. Of course, weaving भी है, weaving भी सब import हो रहा है. There is no Indian company which can manufacture. या यस लगभग सभी लोग ने ये बोला है कि मतलब एटलीस्ट JVs होने चाहिए इंडियन कंपनी से इंटरनेशनल कंपनी से बीच में, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होना चाहिए और वीविंग और स्पेशली गारमेंट सेक्टर में ये चीज का एक थोड़ा और ड्राइव होना चाहिए। राइट that's right. Yes, absolutely, your observation is absolutely correct. तो सर आप जैसे अपनी मील का बता रहे थे कि आपने जैसे आप बताया कि टेक्नोलॉजी के लिए काफी एडवांस्ड है उन वो, एंड अपग्रेडेशन में हमेशा से उन्होंने आगे रहे हैं। तो अगर ओवरऑल होलिस्टिकली बात करें कंपनी के बारे में, तो व्हाट डू यू थिंक इज योर मेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? ऐसी क्या चीज है जो आपको लगता है कि बाकी स्पिनिंग मिल से हम थोड़ा हटके करते हैं और ये हमारा एक एडवांटेज है? हाँ देख प्रतीक, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी, एक तो जो हमारा प्रोडक्ट मिक्स है, सबसे बड़ा तो कॉम्पिटिटिव एज हमारे पास प्रोडक्ट का है। हम मैन्युफैक्चर करते हैं कॉम्पैक्ट कॉटन यार्न। This compact cotton yarn is the top quality yarn today, the best quality in the world
If you ask a yarn, that is compact cotton yarn. Since it is best, then it gives a very high margin also. And our machines are capable to manufacture this, which most of the traditional machines are not able to manufacture this. So we get a huge competitive edge, and 85% of our product mix is this particular compact cotton yarn. So that gives us a big edge over all the other traditional our competitors. सेकंड इज दी टेक्नोलॉजी. थोड़ी देर पहले जो मैंने आपने बताया, और आपने बिल्कुल सही बोला, इंडिया में एक कॉम्पिटिटिव अपना कंपनी है, विच इज LMW, विच कॉम्पीट्स विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड. And since we set up these plants just about 4-5 years back, and one just about a year back, we got the best technology like Saurer, Skolfos from Germany, then Susan from Switzerland, then Savio from Italy, and Euster. So the technology which we have is the best. So the advantage is that the production capacity is almost 95 to 98%, and then the product which comes out is very operationally efficient. So jo operational margins which we get is a big advantage in which is enabled by this technology. Then we have got a huge edge in certifications. You name a certificate in this textile industry and we have it, whether it is ISO, whether it is fair trade standards, whether it is Better Cotton Initiative, organic cotton standards, and something like we are the official supplier to Jara and IKEA. Anyone who is supplying their yarn to Jara can supplying garments to Jara can blindly take our yarn and manufacture that. So those are the advantages which very many of our competitors may not have. Then during the time of our setup of the industry, we got very low cost funding, whether it is India or abroad. We got the best of the subsidies, which are now no more there. So there's almost like an entry barrier now, because those subsidies have gone. But we got 9% subsidy on interest from state government, and 2 from center, so 11% subsidy. So this low cost funding, no one can compete. And so was in Oman. We got LIBOR plus about 1% or something like that. So 4-5% पे funding वहाँ हो रखी है करके. Then the locational advantage of our Oman plant, look where it is. It is at the Gulf of Aden, which is the center of Europe, the West Asia and Asian countries. So both sides it can cover. It can cover the entire continent of Europe. And then from there, it is a seaport. Your logistics is zero, absolutely. You take out from the ship, manufacture, and complete thing you can export from there. And the export advantage is also there. There are some countries like Pakistan and Turkey, which has got a huge garment sector, for where you can't supply from India, but you can supply from there. So that's a huge competitive edge we have got out there. And Oman may like power is just almost half the cost what we get in India. So these 6-7 things give us a huge edge over our competitors and all. And I feel we are much ahead of anybody in this. डेफिनेटली सर, आपने मार्जिन की जो बात की, मेरे दिमाग में सीधा ये आया कि मैं मेरी यान टीम को बोलूं कि भैया नेक्स्ट टाइम वल्लभपेटी में बात करो तो बार्गेन हार्ड. Yes, sure. That's what I'm marketing to you. Indirectly. आपकी जो क्लैरिटी है, मतलब आपका वो टेक्सटाइल में ज्यादा लंबा टाइम हुआ नहीं है, पर फिर भी जो आपकी क्लैरिटी है रिगार्डिंग योर कंपनी, रिगार्डिंग द इंडस्ट्री, आई थिंक दैट्स ग्रेट. मतलब मैं इतने लोगों से, मैं तो क्या बचपन से टेक्सटाइल में रहा हूं, born and brought up in टेक्सटाइल, मेरा फैमिली बिजनेस टेक्सटाइल. Yes, okay. तो टेक्सटाइल में मिला, आप हार्डली कम अक्रॉस पीपल हु हैव सच अमेजिंग क्लैरिटी अबाउट द इंडस्ट्री. फिर तो प्रतीक, वो आर्मी में हम बोलते थे ना, ये तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात होगी. आई एम जस्ट द वे आई एम टॉकिंग टू यू, यू आर लाइक ए सन एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो समथिंग. मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा सर कि ठीक है, ये बात तो मुझे समझ में आ गई, एंड आपने बहुत अच्छे से पहले बताई कि why army people or defense personnel make a compelling case for corporate world. बट आपने जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड ज्वाइन करने का सोचा, टेक्सटाइल्स, मतलब व्हाई टेक्सटाइल्स, ऐसा वाज देयर एन अपॉर्चुनिटी कि चलो टेक्सटाइल में अपॉर्चुनिटी है तो ज्वाइन कर लिया, एक कॉन्शियस डिसीजन था नहीं मेरे को टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक्सप्लोर करना है?
हाँ नहीं, ये I'll be true to you. There was no conscious decision for the textile. It is the opportunity which came my way. 2 3 opportunities were there, and in that then I chose, when out of the three which I had to take option immediately, okay, which one is more suitable to me, and that is how it came up. So that's how तो it आपने is. जब डिसाइड किया कि मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री को चुन रहा हूँ और मैं श्री वल्लभ पीटी ज्वाइन करूंगा, व्हाट वर द फर्स्ट 3 स्टेप्स इन योर माइंड कि सबसे पहले आप क्या आप चाहते थे कि मैं थोड़ा डोमेन अंडरस्टैंडिंग लेकर आऊं, टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग लेकर आऊं, मतलब आपका एक रोड मैप क्या था उधर से? देखो, जो आपने टेक्निकल नो हाउ बोला था, दैट इज वेयर आई वाज लैकिंग. सो आई वाज इक्विप्ड विद एवरीथिंग, बट दिस वाज अ कंप्लीटली न्यू इंडस्ट्री which was technologically advanced and intensive. So I had that as a कि this I have to learn and then imbibe in me. Other than that, what I brought with me are those traits which I just थोड़ी देर पहले जो आपके साथ बात करते करते मैंने बताए थे कि what I brought. I knew that there are the plants, 3 plants are there, 3,500 worker हैं. I have to motivate them, I have to synergize their effort, and there is a aim कि इतनी प्रोडक्शन रोज आनी है. ये तो द बेस्ट थिंग आई फाउंड वाज कि एवरी डे आई हैव ए टेंजिबल टारगेट कि रात शाम को आज मैंने ये टारगेट अचीव करना है. हुआ, आई एम हैप्पी. नहीं हुआ, आई फाइंड आउट द रीजन, मींस कि क्यों नहीं हुआ. वेयर इन आर्मी तो वी आर ट्रेनिंग एंड वी आर लुकिंग फॉर, एक दिन जिस दिन लड़ाई होगी उस दिन मालूम चलेगा मेरे को अपने बारे में कि मैं कितना अच्छा हूँ और मैंने कितनी अच्छे अपने आप को ट्रेन किया. यहाँ तो रोज के टेंजिबल. सो दिस वाज वन थिंग which when I brought it, I said good, I will be able to see myself every day and whether I am able to achieve this or not. And that is what I did. That I found out various ways and means, where were the bottlenecks, what were the weak points. I stressed upon them. I found out the best of the ability of my workers and staff कि कौन किस में अच्छा है. Encourage them कि you go ahead with that, help in technology and all. And then once the plant and started was as it is working best, and I just made it a little more fine to work in more efficient manner, what we call operational efficiency. When I achieved that, then I started looking at a higher level as about the strategy. What we do in army, that initially you learn to fight the combat कि लड़ाई लड़नी कैसे है ग्राउंड पे. एंड एज यू गो अप इन सर्विस, जब आप बड़े होने लग जाते हो, देन यू गेट इनटू द प्लानिंग स्टेज ऑफ हाउ दैट वॉर विल बी फॉट, हु विल डू व्हाट एंड व्हाट यू वांट टू अचीव. So similarly, after gaining that kind of experience and implementing that operational efficiency, then I moved up and I got into the strategic planning for the group as to what we want to achieve, where we want to go. And we have got certain things. हमारे aim है अभी कहाँ पहुँचना है. कुछ चीजें मैं रिवेल हम नहीं कर सकते because of the SEBI issues and all. But हमारे aim है, I'm very actively participating in that, and I'm driving those resources to achieve those aim. And soon in about 6-7 महीने में आपको मालूम चलेगा, आप देखेंगे कि what I'm talking about today, what is our aim and where we want to reach. सर, आपकी कोई एडवाइस जो यंग जनरेशन और या यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए रहेगी, स्पेशली दोस्त जो वांटिंग टू जॉइन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री और वांटिंग टू जॉइन देयर फैमिली बिजनेस इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री? Nick, I may not be the best person in this 1.5 year of my service in textile industry that I can give, but still, as my overall experience in army and other places, in textile, as I said earlier, Pratik ji, is the technology. कोई भी आज आना चाहता है, न्यू एंटरप्रेन्योर और दी ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योर who is there, he has to adopt technology, otherwise पीछे रह जाएगा. ये एक वॉर बोलते हैं, वॉर है, उसमें वही विजयी होगा जो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेगा. अदरवाइज पीपल विल बी लेफ्ट बिहाइंड इन दिस जर्नी एंड नो वन विल इवन लुक एट देम. सो if for an entrepreneur, I say in textile, your mantra is just technology. And as a leader, if the young generation who is coming up, as मैं तो जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अनुसार बोलूंगा कि there is nothing like a better leader than to have a compassion for the people who are working for you, the commitment to the job which you are doing, or the industry or the company which you have, and have the complete focus on what you have to achieve. सर, थैंक यू सो मच. आपने बहुत अच्छी चीजें हमारे साथ शेयर की, सम रियली ग्रेट इनसाइट्स एंड
it clearly shows your clarity of thoughts, कितना अच्छे से आपने इंडस्ट्री को समझा है. But Thank before we conclude, there's a small rapid fire section that we want to do with you. you. Okay. So, tea or coffee? Tea any day, because this is the drink of my men with whom I grown up in army. And छोटा सा भी हमारे को कहीं मौका मिलता था, तुरंत मेरे जवान चाय बना के लेके आते थे, और वो बनी बनाई चाय लंगर की, उससे अच्छा कुछ नहीं. तो सर आर्मी की बात आई है तो आई वुड वांट टू ऐड अनदर रैपिड फायर क्वेश्चन व्हिच इज ऑफिसर्स चॉइस और ओल्ड मॉन्क और एनी अदर ड्रिंक. Old monk any day. बाइक और कार? Bike. There's no better fun to ride a bike than anything. Okay, and summer or winter? You see, summer, because it is the season of आम आदमी for India. आम आदमी को जो हमारे को चाहिए वो summer season चाहिए, from so many point of view. Though क्या सर आपने जो एडवाइस में जो 3 चीज बताई थी, कंपैशन, कमिटमेंट, आई थिंक वो कंपैशन आपका ये जवाब में दिख रहा है. Thank you. An industry leader or business person you admire the most and why? I मतलब industry का, but if I have to say one leader, I admire General Manekshaw, Field Marshal Manekshaw. There's no better leader I have seen in my life than Field Marshal Manekshaw. But we can say he is not from the corporate world and all. In corporate world, I have seen very few. Naming will not be okay, but there are some family leaders who have been very good, like Tata's. I always admire for their value systems and ethics. Okay, Yes. fair enough. And अगर आपको समझ लो सर टेक्सटाइल मिनिस्टर बना दिया जाए एक दिन का, तो पहली क्या चीज आप ऐसी होगी जो करोगे? वो आई डोंट नो इफ यू सीन द मूवी नायक, जिसमें वो उनको एक दिन का ऐसा सीएम बना देते हैं. But again, I think I'll modernize the textile sector with latest technology. Okay, perfect. I think that's a great one. Yes. Thank you so much, sir, for sparing your time out. थोड़ा I know अपने delay हो गए 7-8 मिनट से, but still thank you so much, sir. Thank you, Prateek ji. It was a pleasure to talk to you and all. It was nice. Out of all the podcasts I've done, I have really high hopes with this one, especially considering it's a very different experience, you know, someone's bringing in. And industry में जो भी सुनेगा, at least उनके लिए भी काफी सारी चीजें eye opener होंगी इससे. Thank you. Thank you so much. I feel good. Meet you, sir, someday personally, and you know, Yes. such interesting stories. Certainly, I also look forward for this, Prateek, and we will connect. Yes. Okay, take care, sir. Have a good day. Bye bye.